नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। अब चुनाव खत्म हुए हैं हाल में ही, उनकी समीक्षाएं चल रही हैं और हम लोग भी कर रहे हैं। बहुत सारे कार्यक्रम इस सिलसिले में आपके सामने हैं। एक और कार्यक्रम राजू शर्मा जी से बातचीत का। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर राजू शर्मा जी हमारे बहुत सारे कार्यक्रमों में आते रहे हैं और हम लोग बहुत सारे मामलों पर बात करते रहे हैं। तो चुनाव संपन्न हुए हैं, इन पर भी बात होनी ही है। आपका स्वागत है राजू शर्मा जी। तो हाँ जी, क्या हुआ, नमस्कार। मतलब ऐसे ही लिया जाए, क्या हुआ ये, इसको क्या बताएंगे आप, हुआ क्या? अब इतना ये 10 तारीख कल की बात है, परसों। परसों की बात है। तो अब तो 24 से ज्यादा घंटे, 48 घंटे गुजरने वाले हैं। जी और कुल मिलाकर अगर सच कहना हो, जी और मेरे ख्याल से आपका भी आकलन 90% वक्त जो आप घूमते रहे हर जी जगह यही रहा जी कि जीत के आसार हमेशा भाजपा के ही थे। और जी केवल एक चूंकि एक हवा हवा एक फिजिकली भौतिक रूप में एक कुछ दिख रहा था जमीन पर, जी आकर्षण कह लें या एक जुड़ाव कह लें सपा के गठबंधन के साथ जी और अखिलेश यादव और उनके आरएलडी के नेता के साथ एक जुड़ाव दिख रहा था, सपोर्ट दिख रहा था, जो कि सही भी था और सही साबित हुआ बाद में। लेकिन जो पैठ पहले से बनी हुई थी, एक बेस जो पहले से बना हुआ था वोटर का या वोट का, जैसे बाद में कुछ लोगों ने साइलेंट वोटर की संज्ञा, गुपचुप वोटर की संज्ञा भी दी। हम लोग ये चीजें डिस्कस करेंगे। तो उस हिसाब से जो नतीजा आया वो कोई अप्रत्याशित नहीं है, वो तार्किक है, वो समझ में आता है, उसके कारण भी समझ में आते हैं, उसके कारण तात्कालिक भी समझ में आते हैं, उसके कारण 2014 के बाद से क्या हो रहा है और उससे पहले गुजरात में 2002 से क्या होता रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में भी समझ में आते हैं। और इस विषय पे अच्छी चीज हमेशा की तरह ये हुई है कि उसके बाद लोक नीति और सीएसटीएस ने हिंदू के माध्यम से और अपनी वेबसाइट पे भी तमाम आंकड़े जो उनके सर्वे हैं उसके आधार पर, जाति के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर वो जारी किए हैं। और उसके अलावा कुछ बहुत ही प्रबुद्ध लोगों ने टेलीविजन पर और अखबारों में अपनी प्रथम प्रतिक्रियाएं या अपने एनालिसिस व्यक्त किए हैं, जिनमें मैं एक नाम लूंगा प्रताप भानु मेहता का। उससे भी बड़ा नाम मैं लूंगा एक सुहास पसलीकर, एक जो पुणे के पॉलिटिकल साइंटिस्ट, बड़े प्रबुद्ध पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। उनका लेख मैंने आपको भेजा। जी उन्होंने जी जी मैंने देखा उसको। तीन चीजों की व्याख्या की है। उस और फिर एक योगेंद्र यादव जी ने, शायद उन्होंने या किसी और ने, लेकिन ये टर्म काफी चल निकला है उत्तर प्रदेश में, पॉलिटिकल और इमोशनल कॉमन सेंस का एक शब्द यूज किया है। अब वो उनके एक यहाँ जमाने पॉलिटिकल में, कॉमन सेंस तो उनके यहाँ भी है और इन्होंने नहीं नहीं पॉलिटिकल एंड नहीं, इमोशनल ये दोनों। कोई, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। श्रीमान ग्रामशी ने बहुत दशकों पहले एक हेजिमोनी नाम का कॉन्सेप्ट, कल्चरल हेजिमोनी, हेजिमनी कल्चरल सेंस में ज्यादा यूज होता है, लेकिन एक हेजिमोनिक या हेजिमनी का एक कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने पोस्ट मार्क्सिस्ट एनालिसिस में अपनी। जी 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 ये उससे ही जुड़ी हुई चीज है। और ये सारी चीजें जो हैं आकलन, कुल मिलाकर मैं फ्रेम इस तरह से कर रहा हूं कि उसके दो तरह के पार्ट चल रहे हैं। जी और ये मैंने आपसे, जब पहली बार आपसे फोन पे बात हुई रिजल्ट के बाद, तो मैंने विद्रूपताओं का जिक्र किया था कि बहुत से विद्रूप और कॉन्ट्रडिक्शंस और पैराडॉक्सेस और जी उलट बासियां जी कबीर के सेंस में कहे तो इस चुनाव में दिख रही हैं। जी उसमें एक विद्रूप
और बहुत गहरे विद्रूप हैं, लेकिन एक विद्रूप मजेदार ये भी है कि जो व्याख्या हो रही है उसमें जो हिंदूवादी व्याख्या है जो इस चुनाव की भाजपा के एक बिल्कुल साफ उनकी जीत, 10% वोट आगे है वो दूसरी पार्टी से, बड़ी जीत, पिछली जीत को हटा दें आप, इसी जीत की बात हम कर रहे हैं, उसको वो उल्टे टंग के किसी ना किसी तरह तोड़ मरोड़ के पेश इस तरह से कर रहे हैं कि एक सेक्युलर विक्ट्री है। ये विक्ट्री हिंदूवादी या हिंदूवादिता के तर्कों के बिना पर नहीं है, ये विकास, हाँ, ये विकास और गवर्नेंस के इश्यूज को लेकर है। तो एक तरह से हिंदूवादी लोग या जो भाजपा के लोग हैं वो मेरी नजर में मरे जा रहे हैं कि वो सेक्युलर दिखे और कहे, और दूसरी तरफ जो हिंदुत्व विरोधी ताकतें हैं वो लगातार ये अपने आंकड़ों से और CSDS के सर्वे के नतीजों से ये दिखाने पे तुली हुई है कि ये पूरा जो रिजल्ट आया है ये पोलराइजेशन का नतीजा है, और जिस तरह से भी इसका आकलन कर ले, इसका कोई लेना देना नहीं है विकास से, फ्री राशन से, और औरतें क्या समझती हैं, और अगर अगर वोटर ने कुछ कहा है या कह रहा है या संकेत दे रहा है तो उस शब्द का, जैसे अगर महिला कहती है कि मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ, तो सुरक्षा जो शब्द है इसका क्या अर्थ है, ये क्या संकेत दे रहा है, ये किस चीज का सिंबल है, सिग्निफायर है, इन चीजों की व्याख्या कर रहे हैं। तो एक तरह से जो हिंदुत्व विरोधी लोग हैं वो लगे हुए हैं एक हिंदुत्ववादी व्याख्या करने में, और जो हिंदुत्ववादी हैं वो इसको एक सेक्युलर विक्ट्री के रूप में प्रतिष्ठापित करने पे लगे हुए हैं। ये भी एक मनोरंजक विद्रूप है। जी, तो आगे बढ़ा जाए इस पे। ये तो खैर दोनों चीजें हैं हम लोगों के सामने, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दोनों ही पक्ष हमारे सामने हैं। क्योंकि देखिए मैं, भाजपा ये कभी हाँ, ये कभी बात नहीं कहेगी कि उसके मुख्यमंत्री ने कैराना से चुनाव शुरू किया, उसके गृह मंत्री ने कैराना विजिट किया, पर्चे बांटे, उन्होंने कैराना का बार बार उल्लेख किया पश्चिम के चुनाव में, और ऐसे हर संकेत का इस्तेमाल किया जिसका वो इस्तेमाल इसके पहले ध्रुवीकरण के लिए करते रहे हैं। 80-20 की बात मुख्यमंत्री ने की, तो ये तो कहना उनका, अब ये कहना उनके पक्ष में तर्क देने वालों का सर पैर नहीं रखता कि इस चुनाव, प्रधानमंत्री जी ने भी अपने बहुत से भाषणों में सीधे संकेत इस प्रकार के दिए थे। एकदम। तो और बाकी नीचे के तो इतने वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें एक विधायक का चुनाव लड़ने वाला कह रहा है, पहले विधायक रह चुका है, कह रहा है कि जो मुझे वोट नहीं देगा वो तो हिंदू का पैदा ही नहीं है, वो हिंदू जो है किसी मुस्लिम का खून है, मिक्स है। इस तरह की बातें कहने वाले भी कई वीडियोस हैं, और मतलब ये एग्जैक्टली नहीं, इससे मिलती जुलती है, इस तरह से जो सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम की बात एकदम क्रूर फॉर्म में करती है। तो वो तो बीजेपी या आरएसएस या इस राजनीतिक विचार का आचार है, इसमें हमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन अगर किसी विशेषज्ञ को है तो भाई ठीक है, उसके तर्क होंगे, वो हम पढ़ेंगे, देखेंगे। अब ये बताइए कि आप इसमें जो स्थिति है, जो लोग मत देते हैं, जैसे हम अभी जो हिंदू में सर्वेक्षण CSDS के छप रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हिंदुओं में जो सवर्ण हिंदू है वो इस चुनाव में उसका घनत्व और घनीभूत हो गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर, बहुत ज्यादा, एब्सोल्यूट के टर्म के आसपास, बल्कि इतना कि जितना यादव और मुसलमान का नहीं दिख रहा है, उससे ज्यादा जो सवर्ण हिंदू जातियां हैं उनका घनत्व पक्ष में हुआ है सत्ता भारतीय जनता पार्टी के या हिंदुत्ववादी ताकत की। इसकी वजह क्या है? क्या उनमें, ठीक है, इस समय इसमें कोई शक नहीं कि जो भी इस समय की सत्ता की संरचना है उसमें उनकी संख्या के आधार पर बड़ी भूमिका है, और बहुत सारी जगहों पर उनका एकदम नेतृत्व है। अभी तक जो भी देश का संचालन हुआ वो उन्हीं की भूमिका के तहत, ठीक, उन्होंने थोड़ा बहुत हिस्सा बांट किया है, लेकिन बाकी हिस्सा बांट से वो नाराज रहते हैं, ये भी हमें पता है। आरक्षण वाले और दूसरे सवालों पर वो अपना एक प्रतिक्रियात्मक उनका हमारे पास व्यू रहता है।
लेकिन कभी इतना घनत्व उनका हमने कांग्रेस या कभी एक जमाने में वो कांग्रेस के साथ भी थे, औरों के साथ नहीं देखा, और चुनाव दर चुनाव उसे और घनीभूत होते भी नहीं देखा। इसका क्या इसको आप कैसे व्याख्यायित करेंगे, इसको कैसे देखिए, आंकड़े पिछले कि, किसी भी प्रदेश के पिछले 2014 के बाद के या उससे पहले के भी अगर आंकड़े आप लेके चलते हैं तो उत्तर भारत में, और इसमें पश्चिम बंगाल को भी अब शामिल कर लेना चाहिए, अगर आप आंकड़े देखते हैं तो हिंदू कंसोलिडेशन, जिसे हिंदू पोलराइजेशन कहते हैं या रिवर्स पोलराइजेशन कहते हैं, जो भी शब्द आप ध्रुवीकरण इस्तेमाल करें, ये एक वास्तविकता है। आप याद करें कि वेस्ट बंगाल में अंतिम नतीजे आने के बाद टीएमसी प्लस का वोट प्रतिशत करीब 47% था, और भाजपा प्लस, भाजपा ही बेसिकली थी वहां पर, उसका वोट प्रतिशत 38% था। हाँ, 37 से 38 के बीच। जी हाँ, तो वो 38% में योगदान या बदलाव पिछले चुनावों के मुकाबले यही था कि हिंदू कंसोलिडेशन में जितना वोटर पहले कम्युनिस्ट को वोट करता था, कांग्रेस को वोट करता था, वो एक मुश्त चला गया भाजपा की तरफ। और चूंकि वो सरकार, ममता जी की सरकार पॉपुलर थी, उसने अच्छे काम किए थे, उनकी दबंगई थी, एक पॉपुलैरिटी निश्चित थी, तो वो हिंदुओं में भी ज्यादा वोट लेकर, और चूंकि मुसलमानों की संख्या प्रतिशत वहां ज्यादा है, तो आसानी से उन्होंने अपनी एक अच्छी खासी बढ़त और मेजॉरिटी कायम की। जी। उत्तर प्रदेश का चुनाव फर्क इसलिए है कि कुछ भी, मैं अपना मत व्यक्त कर रहा हूं यहाँ पर, दूसरे लोगों के दूसरे मत हो सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने भी काम किया उत्तर प्रदेश में 20-30 साल तक, और जो सरकार योगी आदित्यनाथ जी की 5 साल तक चली है, उसकी व्याख्या भी की है, उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की व्याख्या आपको याद होगा, आपके पिछले कार्यक्रम में हमने आंकड़ों के आधार पर की थी, जिसमें ये साफ दर्शाया था कि आर्थिक किसी भी पैमाने पर उत्तर प्रदेश की दुर्दशा अद्वितीय है। मतलब पिछले 10 साल 20 साल में बहुत ही खराब हालत में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि पिछले दशकों के जो उत्तर प्रदेश के शासन रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा कड़वी, सबसे ज्यादा निरंकुश, सबसे ज्यादा अमानवीय और यातना देने वाली और जनता विरोधी भी इसको कह सकते हैं, ये शासन दिया है। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ, एक पुलिस स्टेट की तरह चला, कुछ किस्म के एक मुस्लिम समुदाय के लोगों को और जो पिछड़ी जातियां हैं उनके समुदाय के लोगों के खिलाफ विभिन्न एजिटेशनों में जिस तरह की कार्रवाइयां हुई, सीए एजिटेशन में प्रोटेस्टर्स के खिलाफ जो वसूली और इस तरह की चीजें की गई, कन्वर्जन के बारे में जो कानून बना और उसका जिस तरह से अनुपालन हुआ, और दूसरे जो रोमियो और उस तरह के कैटल के बारे में जो गाय हैं और जानवर हैं, उनके बारे में जो कानून का अनुपालन किस तरह से हुआ और वो कितनी बड़ी विकट समस्या बन गई, जो कि सभी लोग कहते हैं। इसके अलावा इनको भी आप छोड़े, सरकारी जो कर्मचारी हैं, आंगनवाड़ियां की वर्कर्स हैं, जो गेस्ट टीचर्स हैं, बेरोजगार हैं, उनके तमाम एजिटेशन पिछले 5 वर्षों में समय समय पर होते रहे। आखिरी एजिटेशन वो एक परीक्षा को लेकर था, जिसमें वो रेलवे की परीक्षा को लेकर, जिसमें लोग सड़कों पे उतरते थे और जिस तरह से उनकी पिटाई होती थी या जिस तरह से उनका ट्रीटमेंट होता था, उसमें अमानवीयता भरसक भरी हुई थी। हमने भी उत्तर प्रदेश में 1980 से और 2010 तक काम किया है। जनता के आक्रोश और उसकी मांगों के प्रति, चाहे वो सही हो या गलत हो, नरमी बरतना, सहानुभूति बरतना और उनसे संवाद कायम करना सदा प्रशासन और शासन के साथ रहा है, चाहे सरकार सपा की रही हो, मायावती जी की रही हो, भाजपा की रही हो या कांग्रेस की रही हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सरकार
खास तौर से अलोकप्रिय सरकार थी, योगी आदित्यनाथ की सरकार, और इसने अलोकप्रिय कार्य किए थे, लेकिन फिर भी एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 250 प्लस सीटें लेकर आए। इसकी व्याख्या हम कर रहे हैं, इस कॉन्ट्रडिक्शन की व्याख्या हम कर रहे हैं। तो आपने जैसे कहा, आप आंकड़े देखते हैं तो जिस प्रकार का अपर कास्ट का एक कंसोलिडेशन 80% तक वोट सिर्फ भाजपा को जा रहा है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये कांग्रेस के किसी भी समय में या किसी भी पार्टी के किसी भी समय में नहीं रहा। इतनी बड़ी संख्या में कोई समुदाय अगर एक पार्टी को वोट करता है तो उसके अर्थ बिल्कुल साफ है। तो आप नीचे दूसरी जातियों दो उसकी जो शीर्ष जातियां हैं वो तो 90% तक, 90% ब्राह्मण, 87% राजपूत, और जिनके बीच में पिछले 5 साल में प्रशासन को लेकर, शासन की के तरीकों को लेकर अच्छे खासा मनमुटाव रहा। अच्छा, एक बात मैं कहना भूल गया था, पिछले 2 साल में जो कोरोना की जो त्रासदी हुई, कोरोना की त्रासदी, आज इत्तेफाक ये है कि कल ही एक लैंसेट की रिपोर्ट आई है, ये 5वीं या 6ठी रिपोर्ट है। इंटरनेशनल लेवल पे कम से कम 5 या 6 बहुत ही करीने के इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन से कोरोना की डेथ्स के एस्टिमेशन की रिपोर्ट्स आए हैं पूरी दुनिया के लिए, केवल भारत के लिए नहीं। और जो 50 लाख 60 लाख लोग मरे हैं कोरोना से दुनिया के बारे में जो कहा जाता है, उसकी जगह आकलन ये है कि करीब 1.5 करोड़ लोग मरे, 3 गुना। भारत के बारे में जो कल रिपोर्ट निकली है, लैंसेट एक बहुत बड़ी संस्था है, हम लोग उसको पढ़ते रहे हैं पूरे समय में, कौन कोरोना के बारे में क्या हम लोगों को बर्ताव करना चाहिए, उसके बारे में उसकी रिपोर्ट को पढ़ा जाता है। उसके अनुसार भारतवर्ष में करीब 8 से 10 गुना ज्यादा एक्सेस डेथ्स हुई हैं बनिस्बत सरकारी आंकड़ों के। तो फिगर ये बनती है कि करीब 40 लाख डेथ्स वो बताते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए वो कहते हैं कि करीब 5 से 6 लाख कोरोना से डेथ्स हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश के सरकारी आंकड़ों के मुकाबले 25 गुना है। और आप ये भी, मैं यहाँ पे ये एक संकेत देना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब 50,000 रुपए पर परिवार देने का एक आदेश किया, और उसके अनुपालन में अलग अलग प्रदेशों में जो उनकी संख्या है कोरोना डेथ्स की, उससे कहीं ज्यादा लोगों को क्लेम दिए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे गुजरात में 10,000 वो कहते हैं डेथ्स हुई, लेकिन 90,000 लोगों को मुआवजा दिया गया है, मतलब 9 गुना लोगों को मुआवजा दिया गया। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है यहाँ 23,000 डेथ्स घोषित हुई और उससे कम लोग मुआवजे के लिए सामने आए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 5 लाख से 6 लाख डेथ्स का आंकड़ा मेरे अनुसार, विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय संगठन जो सबसे शीर्ष है उनके अनुसार सही है एक्सेस डेथ्स का, तो ये परिवार जो है 5 लाख 6 लाख परिवार, जिस सामने 50,000 का वो मांगने तक नहीं आए, इससे शासन और एक जनता और एक आम व्यक्ति के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है ये स्पष्ट होता है। और छवियां आप याद करिए, मैं दोबारा से आपको याद दिला रहा हूँ, छवियां गंगा की याद करिए, छवियां उन शहरों की याद करिए, छवियां ऑक्सीजन की याद करिए, छवियां ये भी याद करिए कि जिन जिन लोगों ने शिकायत की कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है उनके साथ क्या बर्ताव हुआ। अब अगर कोई ये कहता है कि इसका कोई असर चुनाव पर नहीं हुआ और लोगों ने, औरतों ने और घर के लोगों ने आगे बढ़कर जोर शोर से और बड़े ही खुशी से सत्तारूढ़ पार्टी को दोबारा यही सब करने के लिए अपना दिया। हाँ, तो ये तो मतलब कि जिस परिवार में या जिस बृहद परिवार में कोरोना की मृत्यु हुई, वो उसको एक दैवीय आपदा मानकर शासन को पूर्ण रूप से उससे ऋण मुक्त करते हैं, कहते हैं इनका कोई दोष नहीं है, उन्होंने पूरी कोशिश की वगैरह। ये बात जरूर है कि वैक्सीनेशन में बाद में ठीक काम हुआ, अच्छा काम हुआ, लेकिन उससे जो उससे पहले की त्रासदियां थी, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो कोरोना रिलेटेड हो, वो खत्म नहीं हो जाती, उसका प्रतिफलन होता है। प्रतिफलन कुछ हद तक हुआ भी, जो विरोधियों को जो सीटें मिली।
मेरे कहने का अर्थ ये है, लब्बो लुभाव ये है, मैं अब मतलब इसको एक मुहावरे के रूप में अगर रख दूं कि जो कंसोलिडेशन हुआ है और जो स्पष्ट दिखता है, आप ऐसे जिलों में चले जाइए जहां मुस्लिम की प्रतिशत 20% तक है, या 20 से 30% तक है, या 40% से ज्यादा है। उत्तरोत्तर जैसे जैसे मुस्लिम की संख्या किसी डिस्ट्रिक्ट में या विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़ती है, हिंदू कंसोलिडेशन या हिंदू वोट जो भाजपा के पक्ष में जा रहा है वो बढ़ता जाता है, 70% तक पहुंच जाता है, ओवरऑल 70% तक। तो कंसोलिडेशन स्पष्ट है। हिंदुत्व के नाम पर वोट सबसे प्रबल इमोशन के रूप में सामने आया है। सबसे प्रबल कारक हर चीज प्रबल कारक है। और इसके पीछे मानसिकता ये है कि ठीक है, शासन की तमाम गलतियां रही, उसने अमानवीय व्यवहार किए, उसने पुलिस राज चलाया, दमन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, रोजगार नहीं है, बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन साथ में ये शासन वो भी है जो कि हमको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। सुरक्षा का बिंब जो है वो हो गए आजम खान या कोई मुसलमान माफिया, या एक मतलब एक छवि बन गई कि लॉ एंड ऑर्डर को विघ्न करने वाले या उसको तोड़ने मरोड़ने वाले एक खास समुदाय के लोग हैं। ये एस्टैब्लिश हो गया एक पॉलिटिकली, और इसकी काफी लोकप्रियता रही। यही सारी चीजें परसेप्शन बनाती हैं। तो जो कमियां हैं वो हमारे बीच में है, मतलब हम लोगों के बीच में है, मतलब हिंदू समाज के बीच में है। सरकार हिंदू समाज की है, हम भी हिंदू समाज के हैं, हम आपस में तय कर लेंगे। तो लेकिन ये बताइए, ऐसी सूरत में जब परसेप्शन बनाने का जो भी तौर तरीका है, जो उसके संसाधन है, जो रुपया पैसा है और सरकार है, वो सब एक जगह है, और परसेप्शन की मशीनरी पे इस ब्रूटल कब्जे का फिर प्रतिकार कैसे होगा? ये तो जनता जो है वो अपने दुखों को भूल के चुनाव के वक्त उसके सामने हिंदुत्व आएगा बार बार, मुसलमान हैं और रहेंगे, वो कहीं 20% से कम होंगे, कहीं 20% से ज्यादा होंगे। तो इन परिस्थितियों का राजनीतिक निदान अब उसके सारे रास्ते अब बंद हैं, या गुजरात के बाद अब उत्तर प्रदेश दूसरी हिंदुत्व की सफलतम प्रयोगशाला है बस, और खत्म? देखिए, मेरा मेरा जो अनुमान है वो जो गलत गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, इससे आप अग्री कर सकते हैं, डिसअग्री भी कर सकते हैं। वो ये है कि आपने उसका संकेत दे दिया है कि एक गुजरात में प्रयोग, जिसे गुजरात मॉडल कहा गया, वो 20 वर्ष से ज्यादा से चल रहा है, सफलतम तरीके से चल रहा है। 6 चुनाव हो चुके हैं और भाजपा अजय वहां पर हो गई है और लगातार जीती आ रही है, और उसका गवर्नेंस से और दूसरी चीजों से लेना देना नहीं है। भाजपा ही जीतेगी, वो हेजिमोनिक पार्टी है गुजरात की, ये मान लिया गया है। उत्तर प्रदेश और असम, असम अभी हम अलग रखते हैं क्योंकि उसकी बात नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में इसको एक दूसरे राज्य के रूप में मुझे लगता है कि कॉन्शियस तरीके से चुना गया है, एक मॉडल डेवलप करने में, जिसे हम उत्तर प्रदेश मॉडल ऑफ, आप विकास कह लो, प्रशासन कह लो, या जो भी हिंदुत्व अभियान कह लो, वो चलाया गया है। आप याद करें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा के मिला के 2014, 2017, 2019 और 2022 4 चुनाव हो चुके हैं। चारों चुनाव में 40 से 50% के बीच में वोट शेयर भाजपा का लगभग रहा है। 2 चुनाव ऐसे हुए हैं जहां महाविकट त्रासदियों के बाद चुनाव हुए और जबरदस्त सफलता हासिल की। पहला डिमोनेटाइजेशन के बाद 2017 में हुआ, सबने माना था कि ये इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा भाजपा को, उल्टा हुआ। अब 2022 में भी ये माना था कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इतनी खराब स्थितियां हैं रोजगार वगैरह की, लेकिन
चीजें असलियत उल्टी साबित हुई। तो इससे मुझे तो कम से कम साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो एक्सपेरिमेंट, हिंदुत्व वाला एक्सपेरिमेंट जो उत्तर प्रदेश में किया गया है, वो सफल सिद्ध हो चुका है। अब उनका एक सुरक्षित, एक तरफ वेलफेयर जिसमें आप चीजें देते हैं, पैसे ट्रांसफर करते हैं, लाभार्थी वर्ग जिसे एक संज्ञा, अजीब सी संज्ञा एक दी गई है, एक लाभार्थी वर्ग जिसको है आप जिसे, प्रोपेगेट करते और हैं दूसरी बाद तरफ, में। हाँ, और दूसरी तरफ एक रिलीजन और नेशनलिज्म, भारतीयता और हिंदू होने का एक सम्मिलित रूप, जिसमें मुसलमान एक रोल अदा करता है एक खतरे के रूप में देखे जाने के संदर्भ में। उसी प्रकार के कानून, उनके अनुपालन से इस लगातार चलाया जाता है। इसकी एक परसेप्शन लगातार चलती रहती है, भाषणों के माध्यम से, एक्टिविटीज के माध्यम से, लॉ के माध्यम से, कानून के हथकंडों के माध्यम से, गिरफ्तारियों के मामले से। तो ये अब वो 40% प्लस वोट, इस सेंस में एक स्टेप, 4 चुनाव होने के बाद ये लगता है कि एस्टैब्लिश चीज है। इसे जब तक उखाड़ेंगे नहीं, तब तक किसी दूसरे पार्टी के मेजॉरिटी में आने का जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम है, संभावना उसकी दिखती नहीं है। ये बात जरूर है कि आप ऐसे आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई कुल मिलाकर जो वोटर की संख्या है उसमें 25% लोग ही तो भाजपा को वोट कर रहे हैं, 60% लोग वोट करते हैं, उसमें से 40% लोगों ने इनको वोट किया, तो 25% हुए। 75% या तो वोट नहीं कर रहे हैं या खिलाफ वोट कर रहे हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम में ये व्यवस्था है कि ये चीज आपको एक जबरदस्त मेजॉरिटी दिलाती है और आपको कंप्लीट कंट्रोल दे देती है स्टेट के ऊपर। तो अभी तो ये दिख रहा है कि ये जो एक हिंदुत्व वाला जो एक वर्चस्व कायम हो गया है उत्तर प्रदेश में, जो 4 इलेक्शन से दिख रहा है, वो जम चुका है। और उसी के फलस्वरूप हम एक 2 पार्टी वाला सिस्टम भी बनते देख रहे हैं। पहले 4 पार्टी आपस में लड़ती थी, अब सपा प्लस और भाजपा प्लस 2 ग्रुप्स बन गए हैं, जैसे गुजरात में है। और आगे गुजरात की तरह ये भी चलता रहता है, या इसमें कोई बदलाव आएगा या आ सकता है, ये भविष्य और देश के लोग ही तय करेंगे कि वो किस तरह का देश चुन रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया, जिसे सेक्युलर इंडिया हम जैसे लोग कहते हैं, या हिंदुत्व भारत, जैसा कि व्याख्या की जाती है सत्तारूढ़ दल द्वारा। आखिर में ये सवाल और उत्तर दे दीजिए कि आवाम जो बेरोजगारी से, महंगाई से, बेतरह गरीबी से, क्योंकि ऑक्सफैम के आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में जो सबसे गरीब 20% लोग हैं, उनकी आय तो आधी हो गई है, उनके रोजगार के अवसर जो दिहाड़ी मजदूरी वगैरह है वो आधा हो गया है, मजदूरी की दर बढ़ नहीं सकती क्योंकि अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ही खराब है। तो ऐसे लोग जो बहुत ही कठिनाइयों में धकेल दिए गए हैं और वो कठिनाइयां उत्तरोत्तर बढ़ रही हैं, वही लोग उन सारे कारकों की वजह से जो आपने पूर्व में बताया, चुनाव दर चुनाव मतदान भी कर रहे हैं उसी सरकार के लिए जो उन्हें इन कठिनाइयों में धकेल रही है। ये जो विद्रूप है, इसकी कुछ सिमिलीज दुनिया में वजह क्या बताएंगे आप? नहीं, इसकी सिमिलीज एकाएक मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड वॉर के समय के देशों या यूरोप के देशों के बारे में जाएं, तो इकोनॉमिकली शुरू में तो जैसे जर्मनी अच्छा ही कर रहा था, वर्ल्ड वॉर की इकोनॉमी कायम थी। लेकिन आप अगर कम्युनिस्ट कंट्रीज का इतिहास देखें तो जबरदस्त कठिनाइयों के बावजूद, चाहे वो फोर्स से, चाहे वो रिप्रेशन से, रिप्रेशन भी कई लेवल्स पे किया जा सकता है, लुभावने तरीके से भी किया जा सकता है और सख्ती से भी किया जा सकता है, 70 साल तक कायम रहा। जहां तक ये इस समय जो वोटिंग का विद्रूप जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि आपकी कठिनाइयां लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन आप उसके लिए ब्लेम नहीं कर रहे हैं शासन को,
या उसको आप हटा नहीं रहे हैं, उसके दो ही कारण हो सकते हैं लॉजिकली। पहला कारण तो ये हो सकता है कि उनके लिए कुछ और चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और वो इन की सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार है। इसके साथ ही हमको ये भी पढ़ना चाहिए कि उनका मानना या विश्वास शायद ये है, या वो अपने मन को ये दिलासा देते हैं कि कोई दूसरी सरकार भी अगर आ जाती है तो वो इससे बेहतर स्थिति कायम नहीं कर पाएगी, हमारी स्थिति लगभग यही रहेगी जो आज है। 19-20 का फर्क पड़ सकता है। मान लीजिए कल को सपा प्लस की सरकार या इसी बार उनकी सरकार आ जाती। एक तो खैर उनके खिलाफ नेगेटिव चीज भी थी कि उनको कहा गया कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहुत ही गड़बड़ लोग हैं, ये गुंडों की पार्टी है, ये चीजें ठीक नहीं, सुरक्षित नहीं रहती हैं। उसको चलिए अलग कर लीजिए, मान लीजिए कोई ऐसी पार्टी भी है जिसके खिलाफ इस तरह का दोषारोपण नहीं है, तो उनको शायद ये नहीं लगता कि हमारी स्थिति और बेहतर होगी। तो इस अगर स्थिति इकोनॉमिकली बेहतर नहीं होनी है तो फिर क्यों ना हम अपनी हमारी हिंदू पार्टी को ही चुन लें। इस तरह की मानसिकता हो सकती है। एक हमको इसमें सूत्र मिलता है पंजाब से। पंजाब का जो व्यक्ति है वो हिंदुत्व और इन सब चीजों से ज्यादा प्रभावित न कभी रहा है न कभी होगा। उनकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है या वो जिस तरह का उनका इतिहास है उसमें वो ये सब जो हिंदुत्ववादी तर्क हैं और उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, जिस तरह की बातें वो करते हैं उससे वो कभी प्रभावित नहीं होते। पंजाबी भी नहीं होते, पंजाब के रहने वाले हिंदू भी नहीं होते और सरदार तो बिल्कुल ही नहीं। तो वहां पर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जितना आक्रोश या एक बेदिली सरकार से रही होगी उतनी ही पंजाब में थी। दोनों प्रदेश अलग नहीं है, दोनों खस्ता हाल में थे, दोनों कोरोना का विद्रूप झेल रहे थे, दोनों फार्मर एजिटेशन झेल रहे थे। हमने जिक्र नहीं किया फार्मर एजिटेशन का। दोनों बेरोजगारी और ये सारी समस्याओं की मार झेल रहे थे। वहां पर उनको एक विकल्प दिखा आपके नाम से कि भाई तीसरी पार्टी है, ये दोनों बेकार सिद्ध हो गई, हमको ये मतलब इन पे कोई भरोसा नहीं है, इस पार्टी को हम मौका देते हैं। और क्या जबरदस्त वोट दिया उनको। 92 सीट पाना 120 में या 117 में, और 42 117 में 92 सीट पाना स्वीप है। 42% वोट पाना स्वीप है। तो ये जहां हिंदुत्व की बेड़ी नहीं थी वहां एक विकल्प को, जो कि एक नई पार्टी थी, पुरानी नहीं थी, जबरदस्त मौका दिया गया। उत्तर प्रदेश में, बंगाल में आप कह सकते हैं विकल्प था कि लोगों को भरोसा था कि ममता बनर्जी हमको एक अच्छा शासन देंगी। उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के सेंस में भी एक बेड़ी लगी हुई थी और दूसरे सेंस में जो विकल्प था उस पे लोगों को उतना भरोसा नहीं था कि हम इनको चांस दें, क्योंकि पहले उनको देख चुके हैं, वो कोई नए तो है नहीं। तो इन दो कारणों से अगर आपको इसमें ये जो नतीजे आए हैं इसमें अगर आपको कोई संभावना, अच्छी संभावनाओं की को नजर करना है या कोई पॉजिटिव चीज देखनी है तो यही देख सकते हैं कि जब पंजाब में बदलाव का वोट इतना जबरदस्त तरीके से दिया जा सकता है तो अन्य जगहों में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कहीं ये ऑपोजिशन की जो लैंग्वेज है, हिंदुत्व फोर्सेस की जो लैंग्वेज हेजेमोनिक हो गई है, जिसने अपने सत्ता एस्टेब्लिश कर ली है, कल्चर पर, रोजमर्रापन पर एस्टेब्लिश कर लिया है, कॉमन सेंस कैप्चर कर ली है, उस कॉमन सेंस को वापस लेने में हमारी ऑपोजिशन कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रही है। एक सरदार और एक पंजाबी के पास वो भाषा है। आप किसी भी हिंदुत्व वाले के तर्क को, ये हमने बहुत सुने फार्मर एजिटेशन के दौरान इस तरह की बहसें, जब एक कोई भाजपा का प्रतिनिधि अपनी आर्गुमेंट देता था, हिंदुत्व किस्म की आर्गुमेंट, और वो किस तरह से पंजाबी और सरदार लोग उसका जवाब देते थे, अभूतपूर्व था। इस तरह की भाषा उनको सिख कहे, मेरा ख्याल है सरदार थोड़ा सा डेरोगेटरी सा लगता है शायद।
पसंद ना करते हो मुझे नहीं। मैं तो प्रेम से कह रहा हूँ, सिख कह लीजिए आप। मैं तो सरदार वर्ड मेरे तो कोई इतने। बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ, कोई बात नहीं, नहीं नहीं, मैं आपकी भावना पे नहीं, मैं एक शब्द, कई बार ऐसा चलिए होता है चलिए। कि लेकिन जो 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 बात मैं कहना हूँ, वो भाषा जो कि एक आम व्यक्ति की भाषा में, एक आम सिख की भाषा में कितने ही वीडियो में परिलक्षित हो जाती थी, वो उत्तर प्रदेश में भी परिलक्षित होती है। बहुत सारे आपके सत्य टीवी के जो चैनल पे जितने लोग बोलते थे, मुखर खिलाफत करते थे हिंदुत्व की, वो भाषा है, लेकिन वो भाषा नाकाफी है। वो कॉमन सेंस की भाषा नहीं बन पा रही, वो इमोशनल भाषा पॉलिटिकल अभी तक नहीं बन पाई है, और यही कमी है। ये कैसे पार होगी? योगेंद्र यादव जी जरूर अपनी सलाह देते रहते हैं, उनके पास कुछ नुस्खे हैं इसके, लेकिन मेरा भी इत्तेफाक उनसे नहीं है इतना। तो आज इतनी ही एक हंसती बोलती आलोचना और समालोचना, और जी फिर हम लोग इन्हीं तरह के विषयों पर आपके सामने होंगे। तो राजू जी, आपको हाँ, बहुत बहुत चलिए। धन्यवाद। काफी काफी हम लोग घूम फिर के बातें कर रहे थे। आप एडिटिंग में इसको देख लीजिएगा देख कि ले, कुछ देख ले। तारतम्य स्थापित हो जाए। ओके। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।